जाएंगे, एग्जाम्पल हमने पढ़ ली थी। कंक्लूजन वगैरह हाइपोथेसिस एनालिसिस किस तरह होगा, तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम आपके पास क्या था कि एक्सट्रूशन प्रेशर था और प्रेशर के आपके पास 4 लेवल्स हमने लिए थे और उन 4 लेवल्स में जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो चूंकि नॉन होमोजीनियस है, इस वजह से यहाँ पर ब्लॉकिंग की थी और एक्सट्रूशन प्रेशर का इफेक्ट हम रिस्पांस वेरिएबल पे चेक करना चाह रहे थे कि आया के डिफरेंट प्रेशर यूज करने से रिस्पांस वेरिएबल पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। इसमें हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि फैक्टर एक्सट्रूशन प्रेशर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिस्पांस वेरिएबल। F कैलकुलेटेड आपके पास 3.95 आ रहा था, पी वैल्यू लेस देन 0.05 थी। अब इससे आगे देखें थोड़ा सा इन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर तो ब्लॉकिंग की थी ना, ब्लॉकिंग की थी और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट थे, तमाम चीजें थी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व द रिजल्ट्स we would have obtained from this experiment had we not been aware of randomized block designs। कहना कि अगर हमें पता ही नहीं होता कि randomized block design है नहीं है, तो फिर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते थे तो फिर क्या होता। यानी जब अगर ये नॉलेज नहीं होती कि जब नॉन होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो तो फिर ब्लॉकिंग आपको करनी चाहिए, तो ये फर्जी ख्याल कर रहे हैं। अगर नहीं पता होता तो फिर हम लाजमन यहाँ पर कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन यहाँ पे अप्लाई करते, सीआरडी यहाँ पर अप्लाई करते आप सीआरडी, तो उसमें फिर क्या होता है कि सिंपल आप जो है वो एक ट्रीटमेंट ले लेते हैं और ट्रीटमेंट लेके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट एरर और टोटल लेकर तमाम चीज़ें कर रहे होते। तो पूरा अगर इसको एनालाइज करते तो ये जो आपके पास नेक्स्ट अनोवा टेबल गिवन है ना, टेबल 4.5, इसमें यही है कि ये जो है ये वही प्रॉब्लम का एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन वन वे अनोवा यहाँ पर अप्लाई किया है और एज अ सिंगल फैक्टर यहाँ पे यूज किया, ब्लॉकिंग को यूज नहीं किया। अब देखें जरा एफ कैलकुलेटेड क्या आ रही है यहाँ पर 3.95, पी वैल्यू क्या है 0.0235। अच्छा पिछली वाली पी वैल्यू देखें क्या थी 0.0019 थी, ठीक है। एफ वैल्यू 8.11 और मीन स्क्वायर एरर वगैरह आप जो है वो ये तमाम देख सकते हैं और ज़रा बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा इसका। तो एफ कैलकुलेटेड क्या है 3.95, पी वैल्यू क्या आ रही है 0.0235। अच्छा इसको अगर हम कंपेयर करें तो 0.0235 को करें ज़रा कंपेयर, अगर हम 10% से कंपेयर करें 0.10, तो पी वैल्यू छोटी है 0.10 से, रिजेक्ट कर देंगे। 10% पे तो रिजेक्ट हो जाएगा, 5% पे क्या होगा 0.05 से कंपेयर करें तो 0.05 से भी छोटी है, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या 1% पे रिजेक्ट होगा, 1% मीन्स अल्फा क्या हो जाएगा 0.01, और पी वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0.02, तो 0.02 0.01 से छोटी नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा रिजेक्ट नहीं होगा। तो 1% पे यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा, जबकि 5% और 10% पे रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा यहाँ पर देखें कि because the p-value is less than 0.05, we would still reject the null hypothesis and conclude that extrusion pressure significantly affect the mean yield।
However, note that the mean square error has more than doubled. मीन स्क्वायर एरर देखें पहले कितना था 7.33, ये आरबीडी का था, और सीआरडी में अब कितना है 15.11, डबल है ना ऑलमोस्ट, 7.5 से जो है वो 15 समथिंग कुछ हो गया है. All of the variability due to blocks is now in the error term. लेकिन जो ब्लॉक्स में एरर टर्म वेरिएबिलिटी आ रही थी वो सारी इंक्लूड किस में हो गई है, एरर टर्म में. चेक करें. अच्छा फिर क्या है, दिस मेक्स इट इजी टू सी व्हाई वी sometimes call the RCBD a noise reducing design technique. नॉइज किसे कहते हैं, एरर को. नॉइज रिड्यूसिंग डिजाइन टेक्निक भी कहा जाता है इसको, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो एरर है इस एरर को रिड्यूस कर देती है. It effectively increases the signal to noise ratio in the data, or it improves the precision with which treatment means are compared. तो बहरहाल बताने का मकसद आपके पास सिर्फ यही था कि अगर हम आरसीबीडी की जगह सीआरडी यूज करते तो रिजल्ट में देखें किस तरह की चेंजिंग आ जाती. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स नॉन होमोजीनियस हो, वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर हमने यही करना है कि उस नॉन होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को होमोजीनियस बनाएंगे, और फिर उसके बाद होमोजीनियस कैसे बनेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स में उसको हम डिवाइड करके फिर आप उसकी उस पर आरसीबीडी वगैरह अप्लाई करें.